मैं श्रीमती महवीरा श्री सद्गुरु शिवानंद प्रौढ़शाला सुनकर बिजली में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, हम लोग आज 10वीं कक्षा के कश्मीरी से पाठ को जानेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं इस पाठ के लेखक का परिचय आपको देना चाहती हूँ। बच्चों, जैसे आप जानते हैं सब्जी, फल, इसके बारे में तो आप जानते हैं। उसी तरह इस पाठ में सिर्फ सेब के बारे में ही बताया गया है। देखिए, लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 के वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। यानी ये वाराणसी के लम्ही गांव में पैदा हुए और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला आदि ये उपन्यास है। और इन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी है। उसमें बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि और भी कई है बच्चों। लेकिन अभी इतने जान लीजिए, मैं बाद में आपको और कहानियां बताऊंगी। इस पाठ में जो शब्दार्थ आते हैं वो है मेवा फरोश, ताजे फल बेचने वाला, ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂದ್ರೆ हಣ್ಣुಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತ मेवा फरोश कहते हैं इसको। नजर, दृष्टि, दृष्टि यानी कन्नड़ में भी इसको दृष्टि कहते हैं। निगाह आता है और मोल, मोल यानी मूल्य, कीमत, ಅದರ ಬೆಲೆ। ಸುರಾಖ್, ಛೇದ್, ಛೇದ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂತು ಅಂತಿರಲ್ಲ ರಂಧ್ರ। ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್, ಲೆಂದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಇದು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಯ್ತು। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಬರ್ತವೆ। ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। विलोम शब्द, इसमें शाम, इसका अर्थ है सुबह, विलोम। खरीदना, बेचना, अच्छा, बुरा, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर और रात, दिन, ईमान, बेईमान। बच्चों, ये है विलोम शब्द। जैसे ऊपर नीचे कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। हम पाठ पढ़ते समय बीच बीच में जो छोटे शब्द आते हैं उसका विलोम अर्थ हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। बच्चों, आइए अब भी देखते हैं हम लोग कश्मीरी से पाठ के लेखक का परिचय। विस्तार में बताऊंगी बच्चों। लेखक परिचय। कश्मीरी सेब के पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। यानी इनका पहला जो नाम था, असली नाम उसका, वो धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ पाए, यानी 10वीं क्लास तक। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मैंने बताया, गोदान, गबन, निर्मला आदि। बच्चों, ये उपन्यास है और इनकी कहानियां हैं वही मानस सरोवर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि हैं। चलिए बच्चों, अभी मैं पाठ को पढ़ती हूँ। कश्मीरी सेब, यानी सेब के बारे में बताया गया इस पाठ में। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी सी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। बच्चों, पहले मैं इस कहानी का जो आशय है उसको बताना चाहती हूँ। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी, यानी इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि हम लोग बाजार जाते हैं, कई चीजें खरीदते हैं, तो वहाँ हमारे साथ बहुत धोखेबाजी होती है। यानी लोग जो देने वाले होते हैं, हम लोग खरीदार हैं, देने वाले होते हैं, हमारे साथ धोखेबाजी करते हैं, धोखा करते हैं। वो कैसे, मैं बाद में बताऊंगी। इस पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यानी हम लोग जब चीजें खरीदते हैं तो उस पर हमें जोर देना चाहिए। जोर का मतलब यह होता है कि जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं उसको हमें देख लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं, यानी वो
सड़े हुए हैं या अच्छे हैं या नहीं है, इसकी परख हमें होनी चाहिए। इसी पर लेखक ने हमें सावधानी बरतने के लिए कहा है। अच्छा चलिए बच्चों, अभी पाठ के बारे में जानते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। लेखक क्या करते हैं, लेखक यानी प्रेमचंद जी एक दिन क्या करते हैं, शाम में कई यानी 2-4 चीजें घर में जो जरूरी चीजें होते हैं उसको खरीदने के लिए जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, वो बाजार जाते हैं। क्या खरीदने के लिए, उसे चौक भी कहते हैं बाजार को। जरूरी चीजें यानी उनको जो जरूरी चीजें होते हैं उन्हें खरीदने के लिए वे बाजार जाते हैं। वहां पर पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। यानी अभी वो बाजार जा रहे हैं तो शुरुआत से ही बहुत से ताजे फलों की दुकान लगे। कैसे फल, यानी संतरा, आम, सेब और केला और कई से ताजे ताजे फलों के दुकान है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। वहां पर लेखक की दृष्टि एक सेब की दुकान पर पड़ती है। यानी उनकी दृष्टि एक रंगदार गुलाबी सेबों का जो दुकान था वहां पर देखते हैं कि सेब बहुत ताजे, बहुत ही अच्छे हैं, रंगदार है, गुलाबी और सजा कर रखा गया है सेबों को। जी ललचा उठा। बच्चों, अगर हम कोई भी फल देखते हैं तो हमारा जी ललचा उठता है। जैसे अभी हम आम देखते हैं तो हमें आम खाने का मन करता है। फल होते हैं ना तो सभी को अच्छे लगते हैं। उसी तरह लेखक को भी जब सेब देखा, रंगदार गुलाबी, और वो दुकान वाले ने इस तरह सजा कर रखा था कि लेखक का मन ललचा उठा। ललचना यानी उस सेब को खाने को मन करता है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। लेखक ने तो सिर्फ सेब खाने का मन कर रहा था उनका, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ बच्चों कि आजकल, पहले के लोग ये नहीं सोचते थे कि कौन सा फल खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, लेकिन आजकल के लोग ये सोचते हैं कि कौन सा फल खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं। विटामिन से, प्रोटीन से हमारी सेहत अच्छी होती है, और कोई भी फल हो या तरकारी हो या सब्जी हो, इससे हमें क्या फायदे होते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं आज की दुनिया में, यानी आज के युग में। पहले के लोग ये सब कुछ नहीं विचार करते थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही फलों को खाया करते थे। विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी नहीं पूछता था। देखिए, पहले जब टोमेटो को यानी टमाटर को बनाया जाता था तो कोई नहीं सोचता था कि इससे हमें क्या फायदे मिल सकते हैं, इससे हमें कौन से प्रोटीन या विटामिन मिलने वाले हैं। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है, यानी टोमेटो खाना अभी जरूरी हो गया है, यानी भोजन में टोमेटो का होना आवश्यक है। अगर टमाटर नहीं होगा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, दाल अच्छी नहीं बनेगी, और हमें सब्जी दाल में टमाटर का होना जरूरी है, और उससे हमें कई प्रोटीन्स भी मिलते हैं टमाटर से। इसको हमें सब्जी में डालना ही पड़ता है। गाजर भी कहीं भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। इसी तरह जैसे टमाटर है, उसी तरह पहले के लोग यानी जो पिछले लोग थे, आपके दादा परदादा, उनके जमाने में गाजर को इस तरह खाते थे कि वे सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे, यानी अपने भूख को मिटाने के लिए ही गाजर को खाते थे। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। अमीर लोग जिनके पास धन बहुत होता है, जो अमीर होते हैं, घर से धन से सबसे होते हैं, वो लोग गाजर का हलवा बनाकर खाते थे पहले। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, लेकिन अब इस युग में पता चला है कि गाजर में विटामिन होता है। किसमें? गाजर, यानी इंग्लिश में गाजर को कैरेट कहते हैं, कन्नड़ में इसको गजरी कहते हैं। वो खाने से हमें विटामिन मिलते हैं। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है, यानी अब वो भी सोचा जाए तो प्रोटीन विटामिन के जगहों में उसे भी प्रोटीन विटामिन में भी उसे जगह मिलने लगा। यानी कैरेट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है
कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी। उसी तरह जैसे गाजर को कहा गया है, गाजर को खाने से आंखों की दृष्टि जो कमजोर होती है वो ठीक हो जाती है। उसी तरह सेब को खाने से भी बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। इसीलिए ये सेब अगर आप रोज हर रात खाएंगे तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? रात में एक सेब खाने से आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। यानी सेब से हमें प्रोटीन्स और विटामिन्स मिलते हैं। सेब खाने से हमें यानी खून जो होता है वो ताजा होता है और ज्यादा बढ़ने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि अगर खून की कमी है तो आप रोज एक सेब खाइए। उसी तरह रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। देखिए बच्चों, कई लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टरों के पास जाने से डरते हैं, डर लगता है उनको। क्यों? क्योंकि वो सुई लगाते हैं और दवाइयां देते हैं। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीम कौड़ी का मतलब क्या है? जो नीम का पेड़ होता है उसकी फल और पत्ते तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। देखिए, सेब आम से बढ़कर नहीं है। यानी फलों का राजा आम को कहा जाता है। किसको कहता है? कहते हैं आम को कहते हैं। लेकिन सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रोटीन्स में, विटामिन्स में है, लेकिन वो आम से बढ़कर नहीं है। तो वो घटकर भी नहीं है, यानी आम से घटकर भी नहीं है। सेब को ये स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। यानी सेब को जो अलग स्थान मिला है, यानी वो फलों का राजा तो नहीं है, उसे अलग स्थान वो मिला है कि वो मिल चुका है कि केवल स्वाद का चीज नहीं, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाते हैं सेब को, वो इसलिए खाते हैं कि हमारे जो शरीर में कमी पेशी होती है या फिर हमें कोई कमजोरी होती है, इसके लिए हमें सेब खाना जरूरी है। उसमें गुण भी है, यानी उसमें बहुत सारे गुण हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। लेखक यहाँ तक सोचते रहे कि आज के जमाने में हम लोग कोई भी चीज खाने से पहले ये विचार करते हैं कि इससे हमें क्या फायदा है, विटामिन मिलते हैं या प्रोटीन्स मिलते हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सोचते सोचते अभी वो सेब की तरफ उन्होंने ध्यान गया और उन्होंने पूछा कि सेब कितने में है। उसका मोल पूछने में वे अभी आधा सेर लेने के लिए तैयार हो गए। आधा सेर यानी बच्चों आधा किलो। मोल भाव किया और आज सेब मांगे। दुकानदार से उन्होंने कहा आधा केजी यानी आधा सेर, पहले सेर कहा जाता था, सेब तोलने की। अब ये केवल स्वाद की चीज नहीं है, सेब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, उसे कई लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं बच्चों कि उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा, हमें जिसकी तबीयत में कोई कमजोरी हो या फिर खून की कमी हो, वो लोग क्या करते हैं, सेब को हर रोज खाते हैं। इसीलिए लेखक ने भी सोचा कि सेब लेकर जाए, इसलिए उन्होंने मोल भाव किया, यानी कितने पैसे, आधा सेब के लिए कितने हैं, एक सेब के लिए कितने हैं, मोल भाव दुकानदार से किया और उन्होंने सिर्फ आधा सेब मांगे। कितने? आधा सेब। आधा सेब यानी अब हम लोग उसको सेब नहीं कहते हैं, केजी कहते हैं। केजी से उन्होंने सिर्फ कहा कि आधा सेब यानी आधा किलो सेब मांगे दुकानदार से। दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आ रहे हैं। दुकानदारों की तो ये हर रोज के होते हैं कि सभी को उकसाते हैं कि लेकर जाए, यानी अपने फल जल्द से जल्द वो बेचकर चले जाए। तो उन्होंने कहा बाबूजी बहुत ही मजेदार सेब है, आप खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, यानी हमारे पास फल इतने अच्छे हैं कि आप खाएंगे तो बार बार हमारे दुकान पर आएंगे। खास करके कश्मीर के आप ले जाए, यानी ये सेब जो हैं ये कश्मीर के हैं, आप ले जाइए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप खाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतने अच्छे सेब आए हमारी दुकान पर, ऐसे बोलकर दुकानदार ने लेखक से कहा। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना। लेखक ने क्या किया, जब वो मोल भाव करके आधा सेब के लिए कहा तो उन्होंने तोलना शुरू किया तो वे अपने एक रुमाल निकालकर दुकानदार से देते हुए कहा कि चुन चुन कर रखना।
ऐसा तो सभी कहते हैं कि हमें अच्छे फल दीजिए, यानी हम लोग पैसे देते हैं तो फल को भी अच्छा ही होना चाहिए। इसीलिए लेखक ने कहा कि चुन चुन कर देना। दुकानदार ने तराजू उठाई, तभी दुकानदार ने अभी उस सेब को तोलने के लिए एक तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, अपने जो दुकान में काम करने के लिए रहते हैं नौकर से कहा, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। उस लड़के से उन्होंने कुछ इशारे में कहा कि आधा सेब लाना, लेकिन चुन चुन कर लाना। इस इशारे को हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन उन्होंने जो इशारे में उस लड़के से कहा उस लड़के ने समझ लिया। लौंडा 4 सेब लाया। नौकर यानी जो एक लड़का काम कर रहा था वो लौंडा 4 सेब उठाकर लाया, चुन चुन कर लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा। दुकानदार ने क्या किया, 4 सेब लिए और तराजू में रखे, तोला और लिफाफे में रख दिए और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। जो लेखक की रुमाल थी उसमें 4 सेबों को लिफाफे में रखकर उस लिफाफे को रुमाल में रखकर बांधकर लेखक को दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। बच्चों, 4 आने यानी आधा सेब के लिए पहले 4 आने होते थे। अभी सेब इतना उसका यानी पैसा बढ़ गया है कि अभी हम 100-200 रुपए में भी लेते हैं, यानी आधा सेब के लिए 100 रुपए पड़ता है, 200 हो तो। अगर 150 हो तो हमें 75 रुपए पड़ते हैं। लेकिन उस जमाने में सिर्फ 4 आने के लिए आधा सेब आते थे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। लेखक ने क्या किया, घर जाकर जो रुमाल में बंधे हुए थे उसको वैसे ही रख दिया जैसे दुकानदार ने किया था। जैसे बांधकर एक लिफाफे में रखा गया था, उन्होंने लेकर उसको अपने घर में वैसे के वैसे ही रखा। सेब को कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, यानी रात को फल खाने का कोई फायदा नहीं है, यानी सोते वक्त फल खाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा लेखक ने सोचकर क्या किया कि रात को फल खाने का कोई फायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल तो हमें सुबह उठकर ही खाना चाहिए, प्रातःकाल यानी सुबह उठकर ही फल खाना चाहिए। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। उन्होंने सुबह उठकर क्या किया, पहले हाथ मुंह धोया, फिर क्या किया, नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। यानी सुबह उठकर फल खाना अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नाश्ता करने के लिए एक सेब का निकाला तो सड़ा हुआ था। एक सेब पहला कैसा था, वो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, यानी उस पर जो सेब होता है उसके ऊपर 1 रुपए जितना गोल आकार में सड़ा हुआ था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखक समझे कि दुकानदार ने शायद अंधेरे में रात के नहीं देखा होगा। ऐसा समझकर उन्होंने दूसरा सेब निकाला, मगर ये आधा सड़ा हुआ था। जब दूसरा सेब निकाल कर देखा तो वो आधा पूरा सड़ा हुआ था, यानी एक सेब में आधा सड़ा हुआ था। पहला 1 रुपए आकार में सड़ा हुआ था, दूसरा जो था आधा पूरा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, अब लेखक को संदेह हुआ कि पहला तो उन्होंने समझा कि रात के अंधेरे में लेखक ने नहीं देखा होगा, जब दूसरा देखा तो आधा सड़ा हुआ था। अब लेखक को संदेह होने लगा कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, कहीं दुकानदार ने मुझे जानबूझकर तो ऐसे फल नहीं दिए। अभी उनको संदेह होने लगा। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो न था। जब तीसरा सेब निकाला तो वो पहले जैसा सड़ा तो नहीं था, लेकिन एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। एक तरफ यानी सेब की एक तरफ बिल्कुल दबकर, यानी बहुत सारे फल रखने पर नीचे के फल जब दब जाते हैं उसी तरह ये सेब भी दबकर पिचक गया था। ऊपर का पूरा सा उसका हिस्सा पिचक गया था, जो खाने लायक नहीं था। चौथा देखा, वो तो बेदाग था। चौथा जो था उस पर कोई दाग नहीं था, पिचका भी नहीं था और सड़ा भी नहीं था, बेदाग था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। तो लेकर खुश हो गए,
उस सेब को काटा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि अंदर ऐसे धब्बे थे जो बेर में होते हैं। बेर में जैसे कि एक सुराख होता है, अंदर देखने पर सभी काला सा धब्बे धब्बे होकर सड़ा रहता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं है। यानी चौथे सेब में एक सुराख था, सिर्फ एक सुराख था और अंदर देखने पर धब्बे थे। अभी 4 सेब भी खाने लायक नहीं। यानी पहला रुपए के आकार में पिचक गया था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा वो दबकर पिचक गया था। अभी चौथा जो था बेदाग था, सिर्फ सुराख था, लेकिन अंदर जो था वो धब्बे, यानी अंदर सभी जो बेरों में होते हैं कीड़े, उसी तरह सेब खराब हो चुका था। अभी चारों सेब खाने लायक नहीं है। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज की इस चारित्रिक पतन का। अभी लेखक को इतना बुरा लगा कि वे 4 आने देकर आए, उस पैसों का उन्हें गम नहीं था, इसलिए उनको गम हुआ, इसलिए उनको बहुत ही धक्का लगा कि दुकानदार ने उनके साथ धोखा किया। यानी पैसे लेकर भी जब फल अच्छे नहीं मिलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसी तरह लेखक भी बहुत इस समाज पर, चारित्रिक पतन पर उन्होंने बेजार होकर कहा कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है। यानी दुकानदार ने मेरे साथ जानबूझकर धोखा किया है। यानी मैंने तो पैसे पूरे दिए हैं, लेकिन फल ऐसे एक भी नहीं है जिसे मैं खा सकूं। एक सेब सड़ा होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। यानी एक सेब अगर सड़ा होता तो मैं समझता कि वो जानबूझकर नहीं होगा, अंधेरे में दिया होगा या गलती से आ गया होगा, ऐसा समझता था। लेकिन अब तो यहाँ पर 4 के 4 सेब सड़े हुए हैं। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी। यानी अगर ये सड़ा होता तो वो उसने नहीं देखा होगा, लेकिन अब ये 4 के 4 सड़े हुए। मगर 4 के 4 खराब निकल जाए वह तो साफ धोखा है। अब 4 के 4 सड़े हुए हैं तो ये जानबूझकर दुकानदार ने धोखा दिया है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। उस दुकानदार की कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक की भी गलती थी। जैसे अगर दुकानदार के पास फल लेते समय लेखक ने फलों को देखा होता, जांचा होता, तो ये गलती नहीं होती। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। यानी लेखक ने जब रुमाल दिया तो उसे प्रेरणा मिली थी कि ये आदमी तो इस फलों को देखेंगे भी नहीं, जांचेंगे भी नहीं और फिर पलट कर आकर फलों के बारे में पूछेंगे भी नहीं। उसने भांप लिया कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है। दुकानदार ने समझ लिया कि ये महाशय फलों के बारे में, यानी अब फिर देखकर या कैसे दे रहे हैं फल, या ये सेब अच्छे हैं कि नहीं, ये जांचने वाले नहीं हैं। उसने जांच लिया था और ना इतने चौकस है कि घर में लौटाने आए, या फिर ये घर जाने पर फलों को खराब हुआ देखकर भी ये वापिस आकर पूछने वाले भी नहीं है। ऐसा दुकानदार ने जांच लिया था कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। देखिए बच्चों, अभी दुकानदार को अवसर कब मिलता है कि जब हम कुछ खरीदने जाएं और खरीदने के वक्त अगर हम कुछ भी हो, फल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग आकर देखने वाले नहीं हैं। हम जैसे भी फल हो, जैसे भी सब्जी को दे तो ये चुपचाप ले जाने वाले हैं। इस वक्त वो लोग क्या करते हैं, हमें धोखा देते हैं। यानी जो सड़ा हुआ है, जो सब्जी अच्छी नहीं है, ऐसी सब्जी को हमें दे देते हैं। अगर फल है तो सड़े हुए दे देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रेमचंद जी को 4 के 4 सेब भी सड़े हुए मिले। ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो व्यापारी होते हैं वो उनका ऐसा ही धंधा होता है। जैसे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि बाजार में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब हम सब्जी या तरकारी खरीदने जाते हैं या फिर कोई फल खरीदने जाते हैं, अगर हम लोग कहीं बस स्टॉप पर फल ले रहे हैं तो दुकानदार ऐसा करते हैं कि पहले ही एक कवर में
एक लिफाफे में क्या करते हैं, जो फल सड़े होते हैं, जो फेंकने के लायक होते हैं, उन फलों को अपने पास रखते हैं। फिर क्या करते हैं, तोल करते वक्त अगर जरा सी भी हमारी नज़र इधर उधर हुई तो वो उस लिफाफे को हमारे हाथ में दे देते हैं। यानी जो तोलते हैं वो नीचे रख देते हैं, जो नीचे होता है, जो फल सड़े हुए होते हैं, ऐसे फलों को हमारे हाथ में देते हैं। ये वो लोग कब करते हैं, जबकि हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं या फिर हम कोई गांव को जाने वाले होते हैं, तो दुकानदार भांप लेता है कि ये महाशय फिर आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जब तक वो फलों को देखेंगे तब तक हमारे बस चली गई होगी, या फिर हम गांव जाकर उन फलों को जांचेंगे। तो ऐसे दुकानदार क्या करते हैं, भांप लेते हैं कि ये महाशय आने वाले भी नहीं हैं और पूछने वाले भी नहीं हैं। ऐसे वक्त वो लोग हमें धोखा करते हैं। इसीलिए बच्चों, हम लोग अगर दुकान जाए या बाजार जाए, अगर कुछ खरीद रहे हैं तो हमें उन फलों को या फिर कोई भी चीज़ हो उसको जांचना चाहिए कि दुकानदार देने वाला सही तरीके से दे रहा है या नहीं। ऐसे ही लेखक के साथ भी हुआ, तो दुकानदार ने भी उन्हें ऐसे ही किया, क्योंकि लेखक जब बाहर खड़े हुए थे तो उन्होंने जब उनके हाथ से रुमाल दिया तो उसे पता चल गया कि ये महाशय जांचने वाले नहीं हैं, यानी फलों को फिर से देखने वाले नहीं हैं। उसे मौका मिल गया और उसने लेखक को धोखा दिया। धोखे का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि 4 फल थे, एक सेब था रुपए के आकार में सड़ा हुआ, दूसरा फल था यानी दूसरा सेब था आधा सा सड़ा हुआ, तीसरा सेब था जो कि पिचक गया था, और चौथा जो था बेदाग था, यानी उसके ऊपर कुछ भी दाग नहीं था लेकिन एक सुराख था। जब उन्होंने उस सेब को काट कर देखा तो अंदर जैसे बेर के दाग धब्बे होते हैं, उसी तरह अंदर से वो भी सड़ा हुआ था। तो पैसे भी चले गए और खाने के लिए उन्हें सेब भी नहीं मिले। ऐसे लेने वाले जीव नहीं है और ना इसके चौकस की घर से लौटाए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, यानी उन दुकानदारों को अवसर इस वक्त मिलता है जबकि हम लोग नहीं देखते। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। लेकिन हम दुकानदार पर विश्वास करते हैं कि दुकान वाले सही तरीके से हमें फल देंगे, तो यही अवसर को वो लोग उपयोग करके क्या करते हैं कि समझते हैं कि ये लोग लौट कर नहीं आएंगे। यही हमारा ढीलापन, यानी हम उन पर विश्वास करते हैं लेकिन वो लोग अपने विश्वास को क्या करते हैं, ढीलापन समझते हैं और उस विश्वास को वो लोग तोड़ देते हैं। यही पर बेईमानी दिखाई देती है, यानी हम उन लोगों को बेईमानी करने के लिए सहायक दिए जैसा लगता है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। बच्चों, अभी तक तो आपने सेब के बारे में सोचा था, अभी लेखक सोच रहे हैं कि पढ़े लिखे यानी जो पढ़े लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, यानी काम करने वाले होते हैं ऑफिसों में, वो लोग तो उन पर भी विश्वास नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। क्योंकि कोई भी कर्मचारी हो ऑफिसों में कचहरियों में क्या करते हैं कि कोई भी काम पूछने के लिए या छोटा मोटा काम हमारा होता है, उनके पास गए तो वो लोग हमें रिश्वत मांगते हैं। अगर पैसे नहीं है तो हमें लौटा देते हैं या फिर हमारे कामों को और देरी करते करते हमें थका देते हैं। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे काम करने की वजह से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, लेकिन सभी ऐसे कर्मचारी नहीं होते। लेकिन ये क्या, 2 ऐसे कर्मचारी होने से सभी के नाम पर एक धब्बा हो जाता है और कोई भी काम के लिए जाइए तो सभी रिश्वत मांगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोग उनके पास जाने से डरते हैं। अब इसमें लीजिए कि अगर कोई म्यूनसिपलिटी हो या फिर पुलिस स्टेशन यानी अब पुलिस स्टेशन जाइए, अगर कोई काम कहिए
तो वहाँ के लोग भी रिश्वत के लिए बैठे होते हैं। अब जब तक पैसे नहीं देते कोई भी हमारा काम वो लोग नहीं करते। म्यूनसिपाल्टी में अगर आपको कोई काम है या कुछ लिखवाना है तो वे भी पैसों के बगैर कोई काम नहीं करते। उन्हें सरकार से तो अपना महीने का तनख्वाह तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी हमसे पैसे मांगते हैं। इसलिए लोग जितनी भी तकलीफ हो उनके पास जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारा काम करने के लिए भी पैसे मांगते हैं, जबकि उन्हें सरकार से तनख्वाह मिलती है। महीना भर महीने के लिए उनका वेतन भी मिलता है। आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर उधर ना जाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि लोग इतने डर जाते हैं कि जितनी भी आपको हानि पहुंची हो फिर भी आप पुलिस स्टेशन या फिर कोई म्यूनसिपाल्टी के पास जाने के लिए कतराते हैं। जो भी हो आप उनके पास जाने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें सिर्फ घुमाते रहते हैं कि आज का काम कल पर टालते रहते हैं। इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से उनको रिश्वत नहीं देते तब तक वो काम आपका बुरा नहीं करते। पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में, अरे पहले का मतलब होता है बच्चों, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग बहुत ही ईमानदार थे, प्रामाणिक थे। उन्हें डर था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। व्यापारियों के साथ बनी हुई थी, यानी पहले के ज़माने में जब व्यापारियों के साथ यानी लेन देन यानी लेना और देना ऐसी बनी हुई थे। बहुत से व्यापारी थे, वे लोग भी व्यापार करते थे। यूं तौल में 4 चटान 8 चटान कस ले, यानी आप तौल में जितना भी लीजिए, आप चाहे आधा सेर लीजिए या पूरा सेर लीजिए या फिर आधा चटान कस ले, है ना। आप जितना भी खरीदिए, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप कुछ पैसे अगर आपके लिए 50 रुपये हैं तो आप उनको 25 रुपये देकर भी आए तो वो लोग आपको लौटाने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो फल वो दे रहे हैं उसका दाम सिर्फ 25 रुपये है। ऐसे लोग भी थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी पहले के लोग ऐसे थे कि आपके अगर रुपए अगर उनके पास हैं तो आपको लौटा देते थे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में बच्चों, अगर आप जितने भी पैसे दो, थोड़ी देर बाद लौटाने के लिए कहो तो वो लोग साफ मुकर जाएंगे, कह देंगे कि आपने मुझे नहीं दिया था। अभी आगे देखते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके रुपए सुरक्षित थे। यानी पहले के लोग उनके पास अगर पैसे छोड़ देते तो वो आपके रुपए सुरक्षित रहते थे, यानी आप कभी भी जाएं वो रुपए या पैसे आपको लौटा देते थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। अभी लेखक को एक किस्सा याद आया कि उन्हें याद है कि वो कभी मुहर्रम में एक दुकानदार से एक रेवड़ी ली थी। रेवड़ी एक तरह की मिठाई होती है बच्चों, रेवड़ी यानी मिठाई। रेवड़ी का बहुवचन होता है रेवड़ियाँ, रेवड़ियाँ होता है। दुकानदार के पास लेखक ने 1 पैसे की रेवड़ी ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। वे खरीदे थे सिर्फ 1 पैसे की, उसके बदले में उन्होंने कितने पैसे दिए थे? अठन्नी देकर आए थे इसको दुकानदार को। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई दुकानदार के पास दौड़ गए। घर आए और लेखक ने सोचा कि मैंने रेवड़ी ली तो थी 1 पैसे की, लेकिन मैंने दी अठन्नी। तब उनकी गलती मालूम हुई तो तुरंत वे लौटकर फिर बाजार गए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, उन्हें आशा नहीं थी, यानी उन्हें मालूम नहीं था कि वो दुकानदार वह पैसे लौटाएगा, साफ मुकर जाएगा। क्योंकि कोई भी लोग हो, दुकानदार हो या सब्जी बेचने वाला हो या कोई भी, आप अगर चावल तेल खरीदने जाएंगे तो उनके पास अगर पैसे छोड़ कर आएंगे तो वे लोग साफ मुकर जाएंगे। ऐसे लेखक ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो दुकानदार मुझे पैसे वापस लौटाएगा या नहीं, साफ मुकर जाएगा, ऐसा लेखक ने सोचा था। लेकिन उसने प्रसन्नता से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। जब लेखक
दुकान के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने रेवड़ी खरीदी थी, 1 पैसे के बदले में मैंने आपको 8 आने दी थी। तो दुकानदार ने क्या कहा, उनसे प्रसन्न चित्त से, यानी वे नाराज नहीं हुए, प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, आपने मुझे 8 आने दी थी, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित है, आप अपने पैसे वापस ले जाइए, कहकर उन्होंने उन पैसों को लेखक को लौटा दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें क्षमा कीजिए, यानी गड़बड़ी में मैंने भी पैसों को नहीं देखा, यानी आपको 1 पैसा देना था, मैंने 8 आने दी और उसके बदले में मैंने आपको लौटाया नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा उस दुकानदार ने लेखक से कहा और क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। वो एक ज़माना था जहाँ दुकानदार पैसे लौटाकर क्षमा मांगते थे। अब ये ऐसा ज़माना आ गया बच्चों कि दुकानदार के पास अगर आप पैसे देकर, पूरे पैसे देकर भी फल खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको मिलेंगे सड़े हुए सेब, वो भी एक भी खाने लायक ना हो, ऐसे सेब को बेचते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वे तो धोखा खा चुके हैं, लेकिन उन्हें आशा है कि जो लोग इस पाठ को सुनेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे, वे धोखा नहीं खाएंगे, यानी जो गलती लेखक ने की थी वह गलती कोई भी ना करे। यानी जो भी बाजार जाए वो बाजार में जाके अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ को देखे, परखे और खरीदे, ऐसा लेखक पाठकों को बता रहे हैं। नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी से भी मिलेंगे। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी फल हो, सब्जी हो, तरकारी हो अगर खरीदेंगे तो अगर आप उस फल को या चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे तो आपको भी जैसे 4 सेब सड़े हुए मिले थे लेखक को, वैसे ही आपको भी मिलने की आशा है। क्योंकि अगर आप सामने होते हुए भी उन फलों को या सब्जियों को अगर आप परखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि दुकानदार कैसे फल दे रहा है और उस फल में कोई गड़बड़ी है या नहीं, तो आप भी धोखा खाने की पूरी संभावना होगी। यही बात लेखक आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बाजार में जाते हैं, अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो सावधानी बरतनी होगी। यानी सावधानी का अर्थ होता है हम कोई भी चीज़ ले, उसका मोल तो हम सही रूप में दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें जो चीज़ मिलती है वो सही हो। अगर हम पूरे पैसे देकर भी हमें चीज़ें ठीक ना हो तो हमें बहुत बुरा लगेगा। जितना लेखक को पैसों को देने की बुरा नहीं लगा, वो देनों का बुरा नहीं लगा, उतना उनको उस दुकानदार के धोखे पर बुरा लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो ईमानदारी से अपने पैसे तो पूरे दे दिए, लेकिन उसने बदले में क्या किया, सड़े हुए से लेखक को थमा दिए। इसीलिए इस पाठ में लेखक कहते हैं कि पाठक आशय पढ़ती हूँ। लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। बच्चों, इस पाठ का आशय यही है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि अपना अनुभव, यानी जो उन पर बीत चुका है, जो वे खरीदने गए थे सेब, वो अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि आपको सचेत रहना चाहिए, आपको बाजार में जाते वक्त सचेत रहना चाहिए कि अगर आप कुछ खरीद रहे हो, खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरती तो धोखा खाने की संभावना होती है। यानी आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उस चीज़ को देखें, परखें और जब तक वो तोल मोल करके आपके हाथ में ना दे, आप उसको देखें, सावधानी बरतें कि वो क्या दे रहा है, कैसे फल दे रहा है, नहीं तो आपको धोखा ही मिलेगा। इस पाठ का आशय यही है कि आप बाजार में जाकर कोई भी चीज़ खरीदें तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि लेखक का परिचय हो गया और शब्दार्थ हो गए और विलोम शब्द हो गए। अभी आपको मैं इस पाठ में कुछ टिप्स, यानी परीक्षा में आने वाले प्रश्न बताऊंगी कि
छोटे छोटे से होते हैं। इस पुस्तक में वो प्रश्न नहीं है कि आप उत्तर दे सके, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस पाठ में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक का अनुभव क्या था, या लेखक ने पाठकों को किस लिए सचेत किया, या ऐसा बता देते हैं कि खरीदारी करते समय हमें किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए और क्यों बरतनी चाहिए या रहनी चाहिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये एक वाक्य के प्रश्न होते हैं। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। मैंने पाठ में सिर्फ कई शब्द बताए थे, और भी कुछ शब्दार्थ हैं जो कन्नड़ में बताना चाहती हूँ। दुकानदार ने तराजू, तराजू का मतलब होता है तಕ್ಕಡಿ, ತಕ್ಕಡಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ. ನೌಕರ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆಳು, ಆಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ತೋಲ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಮಾಡುವುದು. ತೋಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೌಲ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಲಿಫಾಫಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವರ್, ನೀವು ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಫಾಫಾ ಅಂತಾರೆ. ರುಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಚೀಪ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಮಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನಂತರ ಆನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 8 ಆಣೆ 4 ಆಣೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಅಂದರೆ 4 ಆನೆ ಅಂದರೆ 4 ಆಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾಯ್ದಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ, ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗಲ್ನ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಕೊಳೆತಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಂತರ ಸಡ ಅಂದರೂ ಸಹ ಕೊಳೆತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ಬೇದಾಗ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬೇದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ, ದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ, ಬೇದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಗ್ ಬೇದಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೇರೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರಂದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರದಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಧಬ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆ, ಧಬ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ನಂತರ ನಿಗಾಹ ನಾನು ಶಾಂಪಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಧೋಕಾ ಅಂದರೆ ಮೋಸ. ನಂತರ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಕ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಅಥವಾ ಮಾರೋದು, ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೇವಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ರೇವಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀವು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಟೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದರೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಚನ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ, ಆಂಖೆ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ, ಆಂಖೆ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ, ಕರ್ಮಚಾರಿಯ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ. ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಘರ್ರಿಗೆ ಬಹುವಚನ ಘರ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ.
ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಧಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ ಬರುತ್ತೆ, ಧಬ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಧಬ್ಬ, ಧಬ್ಬೆ ಬಹುವಚನ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.